हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने विज्ञान के चौपाल में। विज्ञान के चौपाल में हमने अभी तक प्रकाश के सरल रेखीय गमन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के गमन के कई प्रभाव होते हैं जो माध्यम पर, प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करते हैं। तो हमारा आज का विषय है प्रकाश का परावर्तन। आज का विषय है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन किस स्थिति में संभव है? अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, हमने प्रकाश के सरल रेखीय गमन की बात की थी। तो प्रकाश का सरल रेखीय गमन कब होता है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रकाश का सरल रेखीय गमन तभी होगा जब माध्यम क्या हो? माध्यम समांग हो, अर्थात माध्यम का घनत्व तो एक जैसा हो। लेकिन जिस माध्यम में प्रकाश गमन करने जा रही है और अगर वह अपारदर्शक हो, अपारदर्शक का अर्थ जिसे प्रकाश पार ना कर सके, जिसके एक तरफ से दूसरी ओर गुजर ना सके। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं बुक्स, किताबें। अब अगर जो है किताब पर प्रकाश की किरण पड़ती है, तो किताब पर अगर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो क्या होगा? वो उसके आर पार नहीं जाएगी बल्कि टकरा के वापस लौट जाएगी, और यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो संसार की ज़्यादातर वस्तुएं जो हमें दिखाई पड़ती है वह प्रकाश के परावर्तन प्रभाव के कारण ही होता है। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी वस्तु हमें उसी स्थिति में दिखाई देगी जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पहुंचे। तो अतः किसी भी वस्तु का दिखाई देना ज़्यादातर, हालांकि अपवर्तन प्रभाव के कारण भी दिखता है क्योंकि टकरा के वापस नहीं लौटती है, दूसरी हल्का सा विचलित हो जाती है, तो उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, या और भी कई प्रभाव हैं। लेकिन मुख्य रूप से संसार में दिखने वाली ज़्यादातर वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन प्रभाव का ही अनुसरण करती है। तो हम आज जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और प्रकाश का परावर्तन कैसे संभव है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहली शर्त है कि वस्तु जो होनी चाहिए वह अपारदर्शक होनी चाहिए। अब हम वस्तुओं के आधार पे देखते हैं। वस्तुएं तीन प्रकार की होती है। एक प्रकाशीय गमन के आधार पे, यहां पे तीन प्रकार की कहने का अर्थ है प्रकाशीय गमन के आधार पे पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, और तीसरा पारभासी। पारभासी, ये सब छोटी क्लास की चीजें, बस मैं रिमाइंड कराने के लिए एक बार आपको बता दे रहा हूं। इसे उतना याद रखने की, बस कॉन्सेप्ट में समझने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो पारदर्शक वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके आर पार प्रकाश की किरणें चली जाए। जैसे कांच हो गया, कांच पारदर्शक वस्तु हो गई। हवा पारदर्शक हो गई। ये सब क्या हो गई? पारदर्शक वस्तुएं हो गई जिसके आर पार प्रकाश की किरणें चले जाती है। दूसरा अपारदर्शक वस्तु। अपारदर्शक वस्तु के तो अनेक उदाहरण हैं। ईंट, किताबें, टेबल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसके खुद से लिख सकते हैं। और तीसरी पारभासी, जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से जाए, मतलब टकराने के बाद कुछ किरणें वापस लौट जाए, कुछ जो है जाए, आंशिक रूप से जाए। जैसे तेल लगा हुआ कागज। जब आप तेल लगा हुआ कागज से सूर्य को देखेंगे तो वह धुंधला प्रतीत होता है। और धुंधला प्रतीत होने का कारण क्या है? यही कारण है कि प्रकाश आंशिक रूप से गमन होती है उससे, इसीलिए धुंधला दिखाई पड़ता है। घिसा हुआ कांच भी इसका उदाहरण है। तो अब देखिए, जब भी पारदर्शक माध्यम से गुजरेगी तो क्या होगा? वो चीजें हमें दिखाई देगी। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, हवा। हवा से क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें गुजरती है, क्या हवा आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है।
क्यों? क्योंकि वह एक पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक माध्यम है तो जब टकरा के हमारी आंखों तक वापस नहीं पहुंची प्रकाश की किरणें तो वो चीज नहीं दिखाई देगी। दूसरा, अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं जैसे ईंट, किताबें, ये सब क्या हुआ कि जब इससे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है प्रकाश की किरण तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तीसरी, पारभासी। पारभासी में दिखाई तो देती है लेकिन कैसी? धुंधली, क्योंकि प्रकाश आंशिक रूप से गमन करती है और आंशिक रूप से रिफ्लेक्ट होती है। तो तेल लगा हुआ कागज इसका जो है उदाहरण हो गया। तो जब अपारदर्शक वस्तु है तो टकरा के क्या होगा? अपारदर्शक वस्तु से टकरा के वापस लौट आएगी, वापस लौट आएगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया परावर्तन। अपारदर्शक वस्तु से परावर्तन। अच्छा, अब जो है पारदर्शक हो लेकिन माध्यम अलग अलग हो तो उससे अपवर्तन होता है। तो खैर अपवर्तन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम परावर्तन पे फोकस करते हैं। तो यहां पे प्रकाश का परावर्तन हमने समझा कि अधिकांश वस्तुएं जो हमें दिखती है वह किसका प्रभाव है? प्रकाश के परावर्तन का प्रभाव है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन प्रभाव के कारण ज्यादातर वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो अब आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इसे एक चित्र के माध्यम से आप समझिए। यहां पे जो हम प्रकाश के परावर्तन की बात कर रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन में हम दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। कौन कौन से प्रकाश के परावर्तन की? एक जो निश्चित नियमों के अनुसार होती है और निश्चित रूल्स को फॉलो करती है, निश्चित नियम का अनुसरण करती है, और दूसरी जो किसी निश्चित नियमों का अनुसरण नहीं करेगी। तो वह निर्भर करती है सतह पे कि किस तरह के सतह से प्रकाश की किरण में टकरा रही है। तो जो निश्चित नियम का पालन करेगी वो होगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जैसे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह नियमित परावर्तन होता है। किससे? दर्पण से जो परावर्तन होता है वह नियमित होता है। और कोई भी सतह, जैसे हम मान लें कि जमीन मान लें जो बिल्कुल उबड़ खाबड़ होती है, मतलब अब उबड़ खाबड़ कहने का अर्थ ये नहीं कि आप जो है अगर प्लेन सड़क को मान रहे हैं तो वो उबड़ खाबड़ नहीं है, उसे हम जो है कणीय अवस्था में देखेंगे वह उबड़ खाबड़ है या नहीं, तो वो कांच की तरह प्लेन तो नहीं ही हो सकती है। तो इससे जो परावर्तन होता है वह अनियमित परावर्तन होता है। अब नियमित अनियमित परावर्तन से थोड़ा सा समझ तो आपके अंदर विकसित हो ही गया होगा कि नियमित परावर्तन जो हुआ वह एक निश्चित नियम का पालन करती होगी और अनियमित परावर्तन जो हुआ वह निश्चित नियम का पालन नहीं करती होगी। तो ठीक है, मैंने परावर्तन कई बार जो है इस शब्द का उपयोग किया, तो अब समझ ही लेते हैं हम कि परावर्तन क्या है। तो यहां पे जो हम परावर्तन समझेंगे वह प्रकाश के परावर्तन के विषय में। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर या किसी वस्तु से टकराकर, माफ कीजिएगा माध्यम नहीं वस्तु, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। अब यहां पे पुनः उसी माध्यम में लौटने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए यहां पे जब भी आप फिजिक्स पढ़िएगा और उसमें माध्यम का जिक्र होगा तो माध्यम जो है वह अलग तरह के पदार्थ का जो है जिक्र करता है। जैसे मान लीजिए हवा से गया अगर पानी में तो माध्यम बदल गया, क्योंकि उसका जो है अपवर्तनांक चेंज हो गया, घनत्व तो बदल गया। लेकिन जब अगर जो है टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, जैसे हवा से गई वस्तु से टकराई और पुनः हवा में ही लौट आई, तो क्या होगा? तो उसका जो है माध्यम नहीं बदला, हवा में था हवा में ही रहा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है, प्रकाश की एक किरण गई, इससे टकराई और टकरा के पुनः वापस लौट गई। तो मान लेते हैं यहाँ माध्यम कौन सा था? हवा था। माध्यम क्या था? हवा था।
तो किस माध्यम से? हवा से गई, इससे टकराई, और टकराने के बाद क्या इसका माध्यम चेंज हो गया, बदल गया? नहीं, यह हवा में से गई थी और हवा में ही वापस लौट गई। तो इस प्रकार अगर हम जो है परावर्तन का परिभाषा दे प्रकाश का परावर्तन का, तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो अब यहां पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम परावर्तन समझ गए, अब हम दर्पण को समझेंगे और उसके बाद दर्पण से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसे समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हम अब जो है दर्पण को समझ लेते हैं। हम परावर्तन समझ गए, अब दर्पण को समझेंगे। तो दर्पण क्या होता है, आइए समझते हैं। दर्पण, दर्पण से सभी लोग परिचित होंगे, सबके घर में आईना होगा, उसे ही दर्पण कहते हैं। लेकिन घर में जो हम आईना यूज कर रहे हैं वो कौन सा दर्पण है? वो कौन सा दर्पण है? वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण का हम प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार और भी दर्पण होते हैं। तो क्या समतल के अलावा उबड़ खाबड़ दर्पण भी होते हैं? हम समझेंगे क्या होते हैं इसे आगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण जो है एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? पॉइंट 1, जब भी दर्पण आपसे कोई पूछे तो नंबर 1 यह क्या होगा? पारदर्शी होगा। अभी मैंने आपको पारदर्शी के बारे में समझाया कि जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सके। तो पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, तो दर्पण क्या होता है? पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। और इसके साथ ही क्या होता है कि इसकी एक सतह कलई की गई रहती है। इसकी एक सतह कलई की गई होती है। कलई या रजतीत बोले आप, कलई या रजतीत की गई होती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये कलई या रजतीत क्या होता है? कलई या रजतीत होता है, इसके जो है पीछे कोटिंग की गई होती है। मान लीजिए कि एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा है, अभी ये पारदर्शी है, प्रकाश की किरणें इसके आर पार जा सकती है। अब हम क्या किए, इसके एक सतह को कोटेड कर दिया। किससे? चांदी से किया जाता है और भी चीज़ों से किया जाता है। तो मान लीजिए कि हमने इसे चांदी से कोटेड कर दिया, चांदी की परत चढ़ा दी इस पे। अब प्रकाश की किरणें क्या आर पार जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, क्योंकि चांदी क्या होता है? प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तक होता है। यानी जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी तो क्या होगा? ये इससे टकरा के लौट जाएगी। तो इस प्रकार वो उसके आर पार नहीं जा पाएगी। उसके बाद क्या किया जाता है? इस पे जो है पेंट चढ़ा दी जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, पीछे में लाल हरा इस सब कलर का जो है पेंट चढ़ा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह क्या रहता है? कलई या रजतीत किया रहता है, उस पर कोटिंग किया रहता है किसी ऐसे पदार्थ से जो प्रकाश का अच्छा परावर्तक हो। तो हमने दर्पण समझ लिया और परावर्तन समझ लिया। अब हम समझेंगे दर्पण से प्रकाश के परावर्तन। लेकिन उससे पहले हम दर्पण के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो है आप इसे 2 टाइप्स में वर्गीकृत कर सकते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? दर्पण का वर्गीकरण आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। अब नाम से ही स्पष्ट है, समतल दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा वो समतल होगा। समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए।
और गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोल होना चाहिए, क्योंकि जब हम दर्पण की बात कर रहे हैं तो कोई भी परिभाषा जो है उसके परावर्तक सतह से निर्धारित होगी। परावर्तक सतह कौन सा सतह? जिस तरफ से आप अपना चेहरा देखते हैं। उल्टा साइड से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो जिस साइड से आप चेहरा देखते हैं। तो ठीक है, समतल दर्पण जो है, क्या हुआ? समतल दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन होगा, परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। तो समतल दर्पण, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा? गोल होगा। इसका परावर्तक सतह कैसा होगा? इसका परावर्तक सतह गोल होगा। ठीक है, इसका परावर्तक सतह गोल हुआ। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा और गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा? गोल होगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये गोलीय दर्पण जो है उसका क्या परावर्तक सतह पूरी तरह संतरा की तरह गोल होगा या फुटबॉल की तरह गोल होगा? क्या ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, यह आंशिक होता है। इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ है गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या होगा? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होती है। मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक है? नहीं, ये एक खोखला गोला है। अब इसके क्या क्या इतने हिस्से को मैंने काट लिया। अब इसके इतने हिस्से को काट लेने के बाद क्या होगा? ये हो जाएगा ऐसे। इसको काट के निकाल लिया, ये हो गया ऐसे। अब इसको हमने जरूरत के हिसाब से कलई किया। जरूरत के हिसाब से कलई करने का अर्थ है अगर हमें अवतल दर्पण बनाना है या उत्तल दर्पण बनाना है, किस तरह का दर्पण बनाना है, तो जरूरत के हिसाब से हमने कोटिंग कर दी। तो हम देखते हैं, अगर हमने क्या किया कि इस तरफ कलई कर दी या कोटिंग कर दी तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? उस तरफ कोटिंग करने से, यानी उसका जो उभरा हुआ भाग है उस भाग पे कोटिंग करने से वो अवतल दर्पण बन जाएगा। कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसके उल्टा साइड कर दें, मान लीजिए ये है और हमने कोटिंग क्या की? इस साइड कर दी। जब कोटिंग हमने इस साइड कर दी तो परावर्तन किस तरफ से? कोटिंग हमने इस साइड की थी तो परावर्तन इस तरफ से, यानी चेहरा इधर से दिखेगा। लेकिन अगर कोटिंग हमने इस साइड कर दी तो हमारा चेहरा किधर से दिखेगा? हमारा चेहरा इस तरफ से दिखेगा। किस साइड से? इस साइड से दिखेगा। तो अगर जो है हमारा चेहरा धसे हुए भाग की ओर होता है, यानी आप अपने हथेली को ऐसे रखिए। अगर आप इधर से अपना चेहरा देख सकते हैं तो ये हो गया अवतल दर्पण। अगर आप इधर से अपना चेहरा देख सकते हैं तो वो हो गया उत्तल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार जो है आप समझ गए होंगे कि समतल और गोलीय दर्पण में क्या फर्क है। समतल दर्पण में परावर्तक सतह समतल होती है, गोलीय दर्पण में परावर्तक सतह क्या होती है? गोल होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम तीन तरह के दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब तीनों तरह के दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। इस पूरे अध्याय में दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, इस पूरे अध्याय में बस यही तीन चीज हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समतल दर्पण से कैसे परावर्तन होगा, अवतल दर्पण से कैसे परावर्तन होगा, उत्तल दर्पण से कैसे परावर्तन होगा और किन किन स्थितियों में होगा। बस इन्हीं तीन विषय पे ये अध्याय आधारित है। तो आज हमारा आज का जो मुख्य विषय है वह समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। तो ठीक है, समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में पढ़ने से पहले हमें परावर्तन का नियम पढ़ना होगा। किससे परावर्तन का नियम? तो दर्पण से परावर्तन के नियम। किससे परावर्तन का नियम? दर्पण से परावर्तन का नियम हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के नियम के बारे में हम जानते हैं। दर्पण से
परावर्तन के दर्पण से परावर्तन के नियम। अब देखिए, दर्पण से परावर्तन के दो नियम हैं, तो उन दो नियम को समझने से पहले हम एक चित्र द्वारा इसे थोड़ी आसान बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक प्रकाश की ये दर्पण है, और आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर आप एक टॉर्च ऐसे जलाते हैं जो इस एंगल पे जाए, इस कोण पे जाए, तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि अगर आप जो टॉर्च जलाए वह इस कोण से आ रही है, इस कोण से आ रही है, तो वह उसी हिसाब से वापस लौटेगी भी, उसी ढंग से वापस लौटेगी भी। तो ये जो प्रकाश की किरण निकली और दर्पण पे पड़ी, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण हुआ ये? परावर्तित किरण। ओह माफ कीजिएगा, परावर्तित नहीं, ये होगी आपतित किरण। कौन सी किरण हुई? आपतित किरण। दूसरा, ये जहां पे टकराई, ये टकराई कहां पे? इस पॉइंट पे टकराई, तो जिस पॉइंट पे टकराई वो हो गया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। हालांकि आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। तो क्योंकि उसी पॉइंट पे आपतन होती है और उसी पॉइंट से फिर परावर्तन होता है उसका। तो यह आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। अब देखिए, इसमें इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। जो दर्पण से जो किरण टकराई वह क्या हुआ? आपतित किरण हुई, और जो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट गई वो क्या हो गई? परावर्तित किरण हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या वो किरण अलग अलग होती है? जी नहीं, किरण वही है। वही किरण ना आई है और टकराई है, बस सिर्फ उसका नाम जो है बदल दिया गया है। क्या? किरण का जो हिस्सा टकराया, तो टकराने से जो है ठीक पहले तक का आपतित किरण हो गई, और जिस पॉइंट पे टकराई वो आपतन बिंदु, और फिर वही किरण वापस टकरा के लौट गई। तो जब टकरा के लौट गई तो उसका नाम परावर्तित किरण हो गया। इसका मतलब ये किरण अलग अलग नहीं है, किरण एक ही है, लेकिन घटनाओं के आधार पे उसका नाम बदल दिया गया है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम इसके नियम को देखते हैं। तो दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर एक, कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। नंबर दो, आपतन बिंदु। और नंबर तीन, आपतन बिंदु। और नंबर तीन, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां पे तल में कहने का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक पॉइंट पे जो है मिले हैं। देखो, यहां से आपतित किरण आया और परावर्तित किरण इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, और इसी पॉइंट को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो क्लियर? और दूसरा, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए, यहां पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कहने का क्या अर्थ है? यहां पे तो कोई कोण बन नहीं रहा है। अच्छा, यहां पे एक चीज, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, पर डाला गया अभिलंब, ये छूट रहा है, छूट रहा था, इसे मैंने यहां ऐड कर दिया। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये क्या होगा, आपतन बिंदु ये है ना। अब इस पे हम अभिलंब कैसे डालेंगे, तो एकदम ठीक 90 डिग्री के एंगल पे यहां पे खींच दीजिए, 90 डिग्री के एंगल पे यहां पे एक लाइन खींच दीजिए। तो ये आपतन बिंदु पे अभिलंब हो गया। अब यहां पे आपतन कोण जो होता है वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये कोण जो हो गया ये हो गया आपतन कोण, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसे बोलते हैं। मैं इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर हिंदी भाषी छात्र होंगे तो समझने में परेशानी होगी। तो आई, आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होगा, आर, परावर्तित किरण। तो उससे क्या होगा, परावर्तन कोण, ये कौन सा कोण हो गया, परावर्तन कोण, इसको हम आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब कभी भी आप यहां पे दर्पण का शब्द का प्रयोग हो रहा है, यहां पे समतल दर्पण शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बोलते हैं तो सिर्फ वो उसका मतलब निकाल लेते हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में होगा। ऐसा नहीं है, हर दर्पण के लिए प्रयोग होगा, चाहे कोई भी दर्पण हो। उदाहरण के लिए बता देना चाहूंगा, ये तो समतल दर्पण का उदाहरण तो आपने समझ ही लिया है। दूसरा, अगर जो है आपके सामने एक मान लीजिए अवतल दर्पण है और यहां भी अगर जो है एक प्रकाश की किरण आई और टकराई ऐसे, और जब इस पर जो है इस पॉइंट पे अभिलंब डाल दिया जाए तो यहां भी जो है आपतन कोण I = R यहां भी होगा। तो इसलिए ये हर जगह जो है दर्पण से परावर्तन के नियम हर जगह पे लागू होंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। इसका आगे उपयोग भी मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार हमने इसके दो नियम देखे, कौन कौन से, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक तल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम इससे संबंधित कुछ जो है फैक्ट्स को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या हो कि अगर ये जो आपतित किरण है इसको 90 डिग्री पे कर दिया जाए। अब आप 90 डिग्री पे कैसे कीजिएगा, मान लीजिए कि एक ये दर्पण है और आपने क्या किया कि एक टॉर्च लिया, एकदम 90 डिग्री के कोण पे, दर्पण से 90 डिग्री के कोण पे क्या किया, इस टॉर्च को आपतित किया। तो यहां से जब प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी, आपतित किरण। तो वो टकराने के बाद किधर जाएगी, आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक सीधा जाएगी। अब इस स्थिति में अभिलंब क्या होगा, अभिलंब भी तो इसी पे बनेगा ना। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि आपका आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यानी अभिलंब, तीनों क्या हो गया, संपाती हो गया। संपाती का अर्थ समझते हैं, तीनों हो गया संपाती, जिसको इंग्लिश में कंसाइड कहते हैं। तो संपाती हो गया। तो संपाती का अर्थ हो गया कि जब एक चीज दूसरे चीज पे जो है एकदम ठीक जो है पड़ी हुई हो। जैसे मान लीजिए एक ये है, दूसरा भी इसी पे हो, ये क्या हो गया, संपाती हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों संपाती हो गया। तो जब संपाती हो गया तो अगर कोई आपसे पूछे इस स्थिति में आपतित किरण कितना होगा, संपाती है तो 0 होगा ना। तो यहां पे आपतित किरण भी 0, आपतन कोण भी 0, परावर्तन कोण भी 0, दोनों हो गया। और दोनों क्या हुए, आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच का एंगल भी 0। तो इस प्रकार जब आप किसी दर्पण पे 90 डिग्री के एंगल पे आपतित कराते हैं प्रकाश की किरण को, तो उसका क्या होगा, आपतन कोण 0, परावर्तित किरण वह भी जो है 0 होगा।
अब हम आगे इसे समझते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में हम समझ चुके हैं। हम परावर्तन के नियम भी समझ चुके हैं। अब हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को हम अंत में समझेंगे। आप बोलिएगा ऐसा क्यों कि हम अंत में समझेंगे? अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को पहले समझेंगे, समतल से बनने वाले प्रतिबिंब को बाद में हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समतल दर्पण के कुछ गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जिसे एक सामान्य उदाहरण देके आपको समझाया जा सकता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे उसे एक सामान्य उदाहरण द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। पहले आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समतल दर्पण ये तो मैं बता चुका हूं कि जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। जैसे घर में जो आईना है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं वो क्या है? समतल दर्पण है। अब कुछ गुणों को देख लेते हैं समतल दर्पण के कुछ गुणों को। मान लीजिए यहां एक समतल दर्पण है और इसमें आप क्या कर रहे हैं? अपना किसी भी कोई भी वस्तु या एक आदमी अपना चेहरा देख रहा है। यहां से मान लीजिए XYZ अपना चेहरा इसमें देख रहा है। तो ये अपना चेहरा देख रहा है। तो इसका प्रतिबिंब इसको क्या लगेगा? इसको तो ऐसा लगेगा कि जितना दूर पे ये खड़ा है उतना ही दूर पे इधर इसका क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब इतना ही दूर पे इधर बन रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर हम आईना को इसकी तरफ घिसकाएं, आईना को इसकी तरफ घिसकाएं तो क्या होगा? इसका जो ये प्रतिबिंब है वो भी इसकी तरफ खिसकेगा ना, वो भी क्या होगा? इसकी तरफ खिसकेगा। तो अगर मान लेते हैं इसको हम v वेग से खिसकाते हैं, तो अगर इसको हम v वेग से खिसका रहे हैं तो ये भी इधर v वेग से आएगा। तो यानी इसको क्या प्रतीत होगा कि जो है जिस वेग से आईना खिसक रहा है उसी वेग से जो है इसका प्रतिबिंब भी खिसक रहा है। तो इस स्थिति में आप ध्यान रखिएगा, आपका ये एक ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया क्या कि अगर जो है समतल दर्पण को बस व्यक्ति की ओर, जो व्यक्ति इसमें अपना चेहरा देख रहा है उसकी ओर भी वेग से लाया जाए तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से जो है आएगा? तो उसका प्रतिबिंब भी वेग से आएगा। ठीक है, अब इसी पे एक दूसरा उदाहरण हम समझ लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? अगर आईना को हम स्थिर रखें और ये आदमी इधर भी वेग से जाए, भी वेग से ये आदमी आईना की तरफ जा रहा है, तो ध्यान दीजिए ये भी वेग से जा रहा है, इसका प्रतिबिंब भी क्या होगा? भी वेग से इधर आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में इस आदमी को ये प्रतिबिंब v प्लस v यानी 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। किस वेग से दिखाई देगा? 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे थर्ड प्रश्न की ओर जो है जाते हैं। ठीक है, इसमें ये अपना चेहरा देख रहा है, लेकिन जो है पूरा चेहरा देखने के लिए एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण में आदमी को अपना पूरा चेहरा देखना है, सिर से लेके पैर तक, पूरा शरीर, चेहरा नहीं पूरा शरीर देखना है। तो उस स्थिति में कम से कम दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वह जितना, मान लीजिए कि अगर ये 5 मीटर का है, ये व्यक्ति 5 मीटर का है तो 5 मीटर का आधा यानी 2.5 मीटर मिनिमम इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। किसकी? दर्पण की, व्यक्ति की नहीं। दर्पण की ऊंचाई जो है, इसका अर्थ है कि दर्पण में किसी भी वस्तु को पूरी तरह से तभी देखा जा सकता है जब दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस वस्तु के ऊंचाई की आधी हो। कितनी हो? आधी हो। यानी अगर एक 10 मीटर का वस्तु है और उसे हमें पूरा देखना है समतल दर्पण में, तो दर्पण की न्यूनतम आधी ऊंचाई 5 मीटर होनी चाहिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं।
चौथा पॉइंट क्या है, आप लोग हजाम की दुकान पे गए होंगे, दोनों तरफ जो है क्या होता है, दर्पण लगा होता है, उस साइड भी इस साइड भी। और क्या होता है, आप इधर बाल बना रहे हैं, पीछे के मतलब आगे के दर्पण में आप अपने पीछे के साइड के बाल को देख सकते हैं। ये किस प्रकार होता है, तो ठीक है वहां पे हम देख सकते हैं, लेकिन आखिर कब कितना बनता है, किस तरह बनता है, क्या उसकी कोई निश्चित प्रक्रिया है, उसे हम समझते हैं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संख्या निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। वो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। अब 360 डिग्री यहां पे जो है ये फिक्स है, यहां पे चेंज क्या होगा, सिर्फ थीटा चेंज होगा। अब थीटा यहां पे क्या है, थीटा है समतल दर्पण, समतल दो समतल दर्पण के बीच का कोण, के बीच का कोण। अब देखिए इसके कुछ विशेष स्थितियों को हम देखेंगे। मान ले कि एक समतल दर्पण ऐसा है और दूसरा समतल दर्पण ऐसा है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब जो है इसमें कितना जो है प्रतिबिंब बन सकता है, आप देखिए थीटा कितना, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो इसको आप ऐसे ले लीजिए 360 बट्टा 90 घटे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 घटे 1 बराबर 3। इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इसमें प्रतिबिंब 3 बनेगी, यानी 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब आगे हम देखते हैं, अगर यहां पे क्या हो, कि अगर इसे पैरेलल रख दिया जाए, मतलब समांतर रख दिया जाए, तो इस स्थिति में इसके बीच प्रतिबिंब कितनी बनेगी, इस स्थिति में इसके बीच प्रतिबिंब बनेगी, यहां पे एंगल क्या हो गया, एंगल तो कुछ बन नहीं रहा है, थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। अब थीटा 0 हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, 360 बट्टा 0 घटे 1। अब आप लोग स्वतः जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे उसका रिजल्ट क्या हो गया, इन्फिनिटी, अनंत। तो अब जो है इसमें कितनी प्रतिबिंब बनेगी, अनंत प्रतिबिंब बनेगी। अनंत में से 1 घटाने का मतलब अनंत ही हुआ, तो इसमें कितनी प्रतिबिंब बनेगी, अनंत प्रतिबिंब बनेगी। इसी प्रकार जो है आप इसके अलग अलग एंगल पे इसको रख के आप इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर थीटा हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पे हमने क्या किया, एक यहां पे ये एक दर्पण है और दूसरा दर्पण आपने क्या किया, मान लीजिए ऐसे रख दिया, और मान लें कि यहां पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो इस स्थिति में कितना प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा 360 बट्टा 60 घटे 1। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसी प्रकार जो है आप अलग अलग एंगल पे आप निर्धारित कर सकते हैं कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब इसी में हमारा आगे का टॉपिक होगा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में। तो हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को सबसे अंत में समझेंगे, पहले अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण, और सबसे अंत में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को समझेंगे। तो ठीक है, आपका आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन।